नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य जगत में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं हेतु निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ 2 ल्हासा की ओर, और जिसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके थे जिसमें लेखक अपनी यात्रा के अनुभव बता रहे थे। तो आइए आगे चलते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। बच्चों, राहदारी कहते हैं टैक्स को। टैक्स देते हैं ना, आप जैसे जाते हो, आप कहीं जाएं तो रास्ते में टोल टैक्स वगैरह आते हैं तो आपको टैक्स देना होता है, तो उसी को राहदारी। तो जब लेखक परित्यक्त चीनी किले से आगे चलने लगे तो वहाँ रास्ते में एक आदमी ने उनसे राहदारी मांगी। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। चिट यानी स्लिप। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए, और यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। यानी लेखक ने बता रहा है कि वो भिखमंगे के वेश में थे, उसके बावजूद भी उन्हें वहाँ ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया, क्योंकि वहाँ सुमति के ये जो मंगोल भिक्षुक थे उनके जानकार लोग वहाँ पर भी मिल गए थे। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। जब वो 5 साल बाद लौटे तो उसी रास्ते से आए, लेकिन उस समय वे छद्म वेश में या भिखारी के वेश में नहीं थे, घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें ठहरने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। खासकर शाम के समय वे छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। मतलब ये कि जब लेखक बताते हैं कि जब वो घोड़ों पर लौटे और 5 साल बाद उसी रास्ते से आए और भिखारी के वेश में नहीं बल्कि सज्जन व्यक्ति के वेश में थे, और तब उन्हें कहीं भी जगह ठहरने को अच्छी जगह नहीं मिली और उन्हें मजबूरन बहुत ही गरीब व्यक्ति के सबसे गरीब झोंपड़े में रुकना पड़ा। और उस समय कुछ काफ़ी हद तक लोगों की मानसिकता पर भी निर्भर था कि वहाँ के लोगों की जो आदतें थी, उनकी जीवन शैली थी, उस पर भी निर्भर करता है। तो लेखक ने क्या बताया कि उस समय खासकर अधिकांश लोग छंग पीकर, एक तरह का मादक पदार्थ होता है जिसे पीकर नशा हो जाता है, तो उसे पीकर अपने होश हवास खो बैठते हैं वो, तो इसलिए भी उनको नहीं दिया होगा। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडा आपने पढ़ा था ना, तो थोड़ी ऊंची ज़मीन ऐसी जगह थी, वो थोंगला जगह का नाम है, उसकी अंतिम सीमा तिब्बत की। तो वहाँ से उसको उन्होंने पार करना था, यानी डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। कितने मील तक? 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों ही तरफ दूर दूर तक कोई गांव नहीं थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तो बच्चों, जहाँ से वो आ रहे थे रास्ता बड़ा सुनसान था और डाकुओं के लिए वो अच्छा रास्ता था, क्योंकि इन्हें लूटने में आसानी रहे। दूर दूर तक आदमी तो कोई वहाँ दिखाई देता ही नहीं था। तिब्बत गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। तो देखिए उस समय जो स्थिति कैसी थी सरकार की, कि तिब्बत गांव में लेखक कहते हैं यदि खून हो जाए तो सुनवाई हो भी सकती है, खूनी को सज़ा भी दिलवाई जा सकती है, लेकिन इस सुनसान स्थान पर, निर्जन, जहाँ पर कोई भी इंसान दिखाई ना दे, ऐसे स्थान पर यदि व्यक्ति मरा पड़ा हो तो उस खून का जो व्यक्ति कोई उसका खून कर गया है, उस खूनी को सज़ा कैसे दिलवाई जा सकती है? कैसे पता चले कि कौन इसका खून कर गया?
तो बच्चों वहाँ का ऐसा नियम था कि जो कानून थे वो बिल्कुल कड़े नहीं थे। अपराधी आराम से अपराध करके भाग सकता था और जिसको सज़ा देना तो दूर पकड़ने में भी वो नहीं आते थे। तो आगे लेखक क्या कहते हैं, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, कोई उसके लिए इतना जहमत भी नहीं उठाता था। सरकारी खुफिया विभाग और पुलिस पर भी इतना खर्च, यानी जो सरकार थी वो भी खुफिया विभाग पर और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती थी, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। ऐसे सुनसान स्थान पर जहाँ दूर दूर तक आदमी का नाम निशान नहीं था तो गवाह भला कैसे मिलता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। मतलब पहले आदमी को मारते और बाद में लूटते हैं। तो गवाह भी मिलना बिल्कुल ही असंभव था वहाँ पर। हथियार का कानून न रहने के कारण वहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। यानी हथियार का कानून नहीं था, जैसे आज है, हर कोई व्यक्ति बंदूक नहीं ले सकता, उसके लिए लाइसेंस होता है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नियम कानून नहीं था, तो लोग बंदूक का प्रयोग लाठी की तरह करते थे। भाई लाठी का तो कोई लाइसेंस नहीं होता ना, तो इसीलिए उसके लिए कोई नहीं था। बंदूक सब अपने हाथ में लिए घूमते थे, जिसको मन किया मार दिया। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। तो अब डाकू क्या था, यात्रियों को लूट लेते थे और जान से मार डालते थे। अगर छोड़ दें तो उन्हें खुद के पकड़े जाने का भय था। तो इसीलिए वहाँ सज़ा के लिए कोई ऐसे कानून नहीं बने हुए थे कि जो है लुटेरों को, डाकुओं को ही सज़ा दे सके। वो स्वतंत्र घूमते थे बंदूक लेकर के। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुची कुची दया दया, यानी कुची कुची का मतलब है दया करो 1 पैसा, ऐसे इस प्रकार वहाँ के भिखारियों का भीख मांगने का तरीका था। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। तो मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो वहाँ से आगे जो उन्होंने 16-17 का मील चलने के बाद ही उनके रुकने का स्थान था जहाँ पर वो रुक सकते थे। तो अगला पड़ाव वहीं था उनका। तो इसीलिए लेखक ने सलाह दी सुमति को कि यहाँ से ऐसा करो, 2 घोड़े ले लेते हैं जिस पर हम भी बैठ जाएंगे आराम से और सामान भी लेकर चल पड़ेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। लेखक बता रहा है, लेखक और उसका मित्र सुमति दोनों ऊपर की ओर चल पड़ते हैं। डांडे से पहिले एक जगह चाय पी। ये पहिले शब्द जो है बच्चों, आपने सही लिखना है पहले, शुद्ध वर्तनी के साथ लिखेंगे आप। एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे से ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय की हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे। मतलब कि हमारे दक्षिण की तरफ, दक्षिण जो शब्द है ना बच्चों वो तत्सम शब्द है, ठीक है, और दक्षिण है तद्भव। इसी तरह से पश्चिम ये तत्सम है और जो पश्चिम है वो तद्भव शब्द है। तो आप जो उत्तर लिखेंगे उसमें आपको दक्षिण और पश्चिम ही लिखना है। तो उधर से हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत शिखर यानी सफ़ेद पर्वत की चोटियाँ उन्हें उनके रास्ते से निकली थी। जहाँ से वो निकले थे तो रास्ते में सफ़ेद पर्वत के शिखर दिखाई दिए। और सफ़ेद क्यों थे? क्योंकि उन पर बर्फ़ थी, बर्फ़ से ढके हुए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी, उधर बर्फ़ कम पड़ी हुई थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो वहाँ पे सबसे ऊंचा स्थान था, वहाँ के देवता का स्थान था। और जो वो स्थान कैसा था कि जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था।
रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से उसको सजाया गया था। वो किस चीज़ से बना हुआ था? वहाँ के देवता का जो ऊंचा स्थान था, सबसे पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से उनको सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब लेखक और सुमति को लगातार उतराई का रास्ता था उनका, और चढ़ाई तो कुछ थोड़ी दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। ये तो स्वाभाविक है बच्चों कि चढ़ाई जब करते हैं तो दम लगता है ज़्यादा, ताकत लगती है ज़्यादा, लेकिन उतरते समय इतना ज़ोर नहीं पड़ता। तो इसीलिए वो कहते हैं कि उतराई के समय उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। जो लेखक था वो बता रहे हैं कि उनका घोड़ा बहुत थोड़ा धीमा हो गया, उसकी चाल धीरे हो गई। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। तो लेखक कहते हैं कि शायद चढ़ने के कारण, चढ़ाई के कारण यह थक गया है घोड़ा, और इसीलिए उसने उसको मारना मुनासिब नहीं समझा, मारना उचित नहीं समझा। फिर क्या हुआ आगे? धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, यानी बहुत पीछे रह गया, और दोन के क्वस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दोन के क्वस्तों बच्चों रूस का एक व्यक्ति है, बहुत ही महान विद्वान, और वह घुड़सवार था। अच्छा, जो घुड़सवारी करने में बहुत ही कुशल था, और वो अपनी ही मस्ती में रहता था। तो उसकी इसलिए उससे तुलना की है। अपने घोड़े पर झूमता हुआ जा रहा था, जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। अब लेखक क्या हुआ? एक तो उसका घोड़ा सुस्त था, पीछे रह गया था, और इस कारण एक जगह जहाँ पर 2 रास्ते निकल रहे थे, तो लेखक कौन से रास्ते से चला गया? बाएं रास्ते से चला गया। और जब आगे जाकर किसी से रास्ता पूछा तो पता चला कि लंकोर का रास्ता जहाँ उनको जाना था वो दाहिनी तरफ था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, पुनः उसी रास्ते से लेखक को जाना पड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था। तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले, क्योंकि सुमति को कोई परेशानी नहीं आई, वो इसीलिए लेखक से पहले वहाँ पहुँच गए थे। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्हें गुस्सा है कि क्यों लेखक इतना पीछे रह गया, क्योंकि उन्हें उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे आपने पढ़ा था ना, कंडे किसको कहते हैं? उपले, जो गाय भैंस के गोबर से बनाए जाते हैं। 3-3 बार चाय को गर्म किया, यानी चाय बनाई और 3-3 बार गर्म करके भी रखा। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रातों रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। तो बच्चों, ये आपको याद रखना है, सुमति के स्वभाव की क्या विशेषता थी कि उनको जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी शांत भी वह हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान कहते हैं कि जिनके यहाँ जैसे पूजा पाठ करते हैं, है ना, जिसके यहाँ की जाती है उनको कहते हैं यजमान। तो वहाँ उनके यजमान थे, और वे पहले से ही पहले वहाँ पर पहुँच करके चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। तो अपने यजमान के यहाँ वो रुके थे, और वहाँ उनके खाने पीने का प्रबंध भी अच्छा था। चाय सत्तू जो वहाँ का मुख्य खाना है, और रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। वहाँ पीने का ये पेय है, ये भी वहाँ का प्रसिद्ध पेय है। आगे चलते हैं। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम पड़ता था। टापू आप जानते हैं ना, जो पानी के बीच में थोड़ी सी सूखी जगह होती है, जितनी भी, उसको टापू कहते हैं। तो तिंगरी जो है वो भी जगह का नाम है कि विशाल मैदान में, खुले मैदान में थे वो, और वहाँ पर वो जगह ऐसे लगती थी जैसे पहाड़ों से चारों ओर जिसके पहाड़ हैं और बीच में टापू है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती है।
उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे, यानी जहाँ जिनके घर वो जाकर पूजा पाठ करते थे, जिनसे जुड़े हुए थे, ऐसे वो यहाँ पर भी उनके बहुत सारे यजमान थे। तो क्या किया उन्होंने? ये यजमान थे और कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। तो देखो बच्चों, आसपास के गांव में भी क्या था, उनके सुमति के बहुत सारे जानकार थे, उनके यजमान थे, और जो जिनको वो कपड़े से बना करके बोध गया से जो कपड़ा लाते थे उससे बना करके गंडे इत्यादि देते थे, क्योंकि वो लोग अंधविश्वासी भी थे और उनमें विश्वास रखते थे। तो वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर इधर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना है, कि लेखक ने क्या कहा उनसे कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। लेखक ने क्या कहा कि मैं तुम्हें ल्हासा जाकर रुपए दे दूंगा, लेकिन जिस गांव में हमें रुकना है केवल तुम वहीं गंडे बांट आओ और मत जाओ, दूर अन्य गांव में मत जाओ। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अन्य गांव में जाता तो उसको और अधिक समय लग सकता था। सुमति ने स्वीकार किया। तो बच्चों, जब लेखक ने ये कहा कि मैं तुम्हें वहाँ पहुँचकर रुपए दे दूंगा, तो थोड़ा सा ऐसे लगता है वो पैसों का भी लालची था। पैसे से भी सुमति को मोह था। अब दूसरे दिन हमने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे चल दिए होते तो हमें कोई भरिया नहीं मिला। देखो, सुमित ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, तुम मुझे पैसे दे दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया भारवाहक यानी सामान उठाने वाला, कुली कह सकते हो, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा रहता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट यानी मस्तक, माथा, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। जब कुछ नहीं मिला उन्हें तो स्वयं ही अपना सामान लेकर और डंडा लेकर हाथ में चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल चलेंगे। धन्यवाद।